Hello everyone, how are you? I hope you and your family are safe and healthy. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Abhimanyu IAS. फ्रेंड्स अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस हम आपके लिए लेकर आए एक न्यू सीरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। ये एक्ट प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा आपको पता है हम लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं, आप भी घर पर बैठे हुए हैं, और एक छोटे से वायरस जिसका नाम है कोविड-19 जो तो कहीं दिखाई भी नहीं देता, इसने हमें घर पर बैठा दिया है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एनिमी आज ये वायरस है। न्यूक्लियर पावर्स इसके सामने फेल हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, अब आपको पता है एनिमी है तो वेपन्स भी चाहिए इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। देन हम डिफरेंट वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं। इसी टाइप का एक हमारा वेपन है 123 ईयर्स पहले बना एक कानून, बना एक एक्ट जिसका नाम था एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। ओके, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इस एक्ट को हम 5 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो थॉरोली मैंने इसको कवर किया हुआ है। ओके, आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो 5 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था एंड रिलेटेड इश्यूज। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे इस एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यूज ऑफ एक्ट बिफोर कोरोना क्राइसिस, इससे पहले हमने इसको कब यूज किया है, ड्रॉबैक्स क्या कमियां हैं इस एक्ट में, और रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं वे फॉरवर्ड। तो रिफॉर्म्स भी जरूर आपको बताने हैं, बिकॉज यूपीएससी आपसे चाहता है, अगर आप आईएएस एस्पिरेंट हैं तो यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप केवल प्रॉब्लम्स को मत बताइए, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करिए, इनोवेटिव आइडियाज दीजिए। ओके, अगर आप केवल प्रॉब्लम्स को बताते जा रहे हैं देन आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको सॉल्यूशन जरूर देना है, ये मस्ट है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं एक्ट को। फर्स्ट पार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रिलेटेड इश्यूज। 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बुबोनिक प्लेग फैल जाता है। इस प्लेग से लड़ने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की जरूरत थी। देन एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। जिस बंदे ने बिल इंट्रोड्यूस किया था उस बंदे का नाम था जॉन वुडबर्न। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन वुडबर्न। कैलकाटा काउंसिल का ये मेंबर था। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया और ये बिल एक्ट बनता है 4 Feb 1897। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैच, आपको याद रखना है, इस टाइम पर इंडिया का वायस रॉय है एल्गिन, ELGIN। ये बंदा एल्गिन 1894 से 1899 तक इंडिया का वायस रॉय रहता है। तो इसके टाइम पर ये एक्ट बना था। ठीक है, बिल पास हो गया, एक्ट बन गया। अब इस एक्ट के अंडर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या करती है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने वहां पर आर्मी को बुला लिया और सर्च ऑपरेशन चलता है। घर घर आर्मी जाती है, सर्च ऑपरेशन चलाती है। अगर आर्मी को लगता है कि इस घर में प्लेग फैला हुआ है तो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बंदों को पकड़कर आइसोलेशन में रख दिया गया, इवन विमेन को हैरास किया गया। और ये इमोटिव इशू था, बिकॉज पब्लिक प्लेस पर, हॉस्पिटल्स में मेल ऑफिसर्स विमेन को जो है सर्च करते थे। ओके, एग्जामिनेशन होता था उनका, तो ये इमोटिव इशू था। बाल गंगाधर तिलक ने, आपको पता है उनके 2 फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, मराठा एंड केसरी। तो केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि प्लेग हमारे लिए कम पेनफुल है और ये जो आर्मी को बुला लिया गया इस एक्ट के अंडर में, ये हमारे लिए ज़्यादा पेनफुल है। कुछ चीज़ों को और भी उन्होंने उसमें लिखा था केसरी में। इसके बाद इस आर्टिकल को पढ़ा चापेकर ब्रदर्स, ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण फैमिली से आते हैं ब्रदर्स, इनको हम बोलते हैं चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स ने इस आर्टिकल को पढ़ा जो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में लिखा था। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद चापेकर ब्रदर्स प्लेग कमिश्नर, पूना का जो प्लेग कमिश्नर उसका नाम था मिस्टर रैंड, RAND, मिस्टर रैंड, उसको गोली मार देते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिया में फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर था। ओके, तो ये इसका रिलेटेड इश्यू आपने देखा कि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक इसको अपोज कर रहे हैं और यहाँ पर फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर होता है इंडिया में। अब इस एक्ट ने बहुत सारी पावर्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी को प्रोवाइड कर दी, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट सेक्शंस को। ओके, तो दिस एक्ट हैज 4 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन क्या बता रहा है, तो फर्स्ट सेक्शन बात करता है टाइटल एंड स्कोप ऑफ दिस एक्ट, मतलब इसका एक्सटेंड कहां तक हो सकता है। सेकंड सेक्शन इसकी बात करेगा
ये सेक्शन पावर प्रोवाइड करता है सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं दे रहा है, ये साथ में जो हमारी प्रोविंसेस हैं उनको भी पावर प्रोवाइड करता है। ओके, सेक्शन 3 पेनल्टी की बात करता है। अगर आप ऑर्डर नहीं मान रहे, मान लीजिए कोई रेगुलेशन बनाया गया, कोई रूल बनाया गया इस एक्ट के अंडर में और आप उसको ओबे नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 4 बात करता है प्रोटेक्शन टू द इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स, जिनको आप बोलते हैं ना कोरोना वॉरियर्स, इनके ऊपर आज पत्थर फेंके जा रहे हैं, ठीक है, किसी इलाके में बेचारों की पिटाई की जा रही है, तो उनको बचाने की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है उनकी। ओके, तो हम इन सेक्शंस को देखते हैं। सेक्शन 1 इसका नाम बता रहा है, नेम दे रहा है, तो नाम क्या है इसका, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। अब ये इसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम होल ऑफ इंडिया में, ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये स्कोप हो गया, कुछ रिजर्वेशंस के साथ, रिजर्वेशंस में हमें नहीं जाना है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इस एक्ट में कंटेजियस डिजीज की डेफिनेशन नहीं दी गई है, ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया, उसे डिसाइड करना है, तो डेफिनेशन नहीं दी है, और ये आप कह सकते हैं इसका ड्रॉबैक भी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन टू वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपको याद रखना है सेक्शन 2 सब पार्ट इसका 2 का बी, ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एंड 2A सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि इंडिया में या उसके किसी पार्ट में एपिडेमिक फैल चुका है या फैल सकता है, दोनों चीज़ों को याद रखना है आपको, देन इस एक्ट के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है कि इंडिया के पोर्ट पर अगर कोई शिप आया हुआ है या वहाँ से कोई शिप जा रहा है, तो वहाँ पर वो उसको इंस्पेक्ट कर सकती है या इंस्पेक्शन के लिए रेगुलेशन बना सकती है। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया है। अब ये शिप की बात क्यों की गई है, तो जरा आप याद करिए, ये एक्ट कब बना, 1897 में, तो एयर ट्रेवल तो था नहीं। अब जो बंदे ट्रेवल करते थे किसके थ्रू करते थे, शिप के थ्रू, वेसल्स के थ्रू, देन ये उनके इंस्पेक्शन की बात करता है और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर मिल रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल रही है कि अगर उसको लगता है कि यस एपिडेमिक फैल चुका है या फैल सकता है, देन वो आपका किसी भी पार्ट में इसको अप्लाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल किसी विलेज में भी अप्लाई कर सकती है, और उसके बाद बंदों को सेग्रीगेट कर सकती है, आइसोलेट कर सकती है, हॉस्पिटल्स में अलग से रखा जा सकता है। ये सारी पावर्स ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। ओके, तो सेक्शन 2 का सब पार्ट सेक्शन 2A सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एंड 2 and 2B स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 3 and 4 की। सेक्शन 3 पेनल्टी की बात करता है। अगर आप मान लीजिए इस एक्ट के अंडर में कोई रूल, रेगुलेशन या कोई ऑर्डर दिया गया और आप उसको ओबे नहीं मानते, आप उसको नहीं मानते हैं, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब पेनल्टी कैसे लगेगी, तो ये लगेगी इंडियन पिनल कोड IPC के जो सेक्शन है 188 के अंडर में। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपने देखा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस अभी जो है इशू किया, और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। तो आपको याद रखना है जो मेन अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सेक्शन 3 में हुए हैं, ओके, जिसमें पेनल्टी की बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 4 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो हम बोलते हैं ना कोरोना वॉरियर्स, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इस एक्ट में कहा गया है कि अगर इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स, मतलब इस एक्ट का इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स गुड फेथ में कोई वर्क करता है तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल, ठीक है, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता गुड फेथ में। तो ये आपके 4 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 में क्या दिया है, टाइटल और उसका एक्सटेंड, वो कहाँ तक आपका जो है उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई हो सकता है। सेक्शन 2 में सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। सेक्शन 3 पेनल्टी की बात करता है, और सेक्शन 4 लीगल एक्शन नहीं हो सकता इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, ये इसकी बात करता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस एक्ट को हमने कब कब यूज किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में
गुजरात में एक विलेज है, वहाँ पर कॉलरा फैल जाता है। देन हमने इस एक्ट को यूज़ किया। अब इसमें कैच क्या है आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, यूपीएससी ट्विस्ट करता है थोड़े पॉइंट्स को, तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है क्या एक एक्ट पूरे इंडिया पर ही अप्लाई हो सकता है, तो आपको याद रखना है नो, किसी विलेज के ऊपर भी ये अप्लाई हो सकता है। ओके, तो गुजरात ने 2018 में इस एक्ट को यूज़ किया था। 2015 में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए इस एक्ट को यूज़ किया था। ओके, और 2009 में स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए पुणे के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस एक्ट को यूज़ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो फर्स्ट इसका ड्रॉबैक तो ये है कि इसमें कॉन्टेजियस डिजीज की डेफिनेशन ही नहीं दी गई है। ओके, तो डेफिनेशन में अगर पूछें भाई कौन सी है एपिडेमिक, कौन सा है डिजीज है, कौन डिजीज जो एपिडेमिक बन जाएगी, तो वो डेफिनेशन नहीं बताई गई है इसमें। ओके, सेकंड देखिए, जिस टाइम पर ये एक्ट बना था और आज के टाइम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ अलग हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, जब ये एक्ट बना था 1897 में, तो शिप के थ्रू ट्रेवल ज़्यादा होता था। आज की डेट में हम देखें तो एयर ट्रेवल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने लेबरर्स की, तो उनके लिए इस एक्ट में कुछ नहीं बताया गया। जैसे आपने देखा ना, अभी कैओस हो गया हर तरफ, दिल्ली में, बॉम्बे में, लेबरर्स को लेकर। तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको टैकल करने के बारे में ये एक्ट कुछ नहीं बोल रहा है। माइग्रेशन का इशू हो गया। ओके, इंडस्ट्रियल जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये टैकल नहीं करता है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं इनको ये टच नहीं करता है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो उसमें क्या वे फॉरवर्ड क्या है, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था। इस बिल का नाम था पब्लिक हेल्थ बिल 2017। इस बिल में ये जो मैंने आपको इश्यूज डिस्कस किए हैं, कुछ ड्रॉबैक डिस्कस किए हैं, उनको कहीं ना कहीं आपका उन इश्यूज को टैकल करने का ट्राई किया गया बिल में। बट ये बिल अभी पास नहीं हुआ है। तो अगर ये बिल पास हो जाएगा देन ये बिल रिप्लेस कर देगा इस एक्ट को, बट अभी ये पास नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये बिल पास होगा। ओके, कुछ चीज़ों को आपको और ऐड करना है, सोचना है और क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम 31 मई को ही होगा। पोस्टपोनमेंट के बारे में नहीं सोचना है। ओके, तो आपकी तैयारी उससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि लॉकडाउन चल रहा है तो आपका एग्जाम नहीं होगा, बाद में होगा, तो हम आप थोड़े से जो है हो जाते हैं ना, ढीले हो जाते हैं कि नहीं जी अब बाद में पढ़ लेंगे। नो, 31 में ये आपका टारगेट है, उस दिन आपको इसको क्लियर करना है एग्जाम को। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा देन इसको जो है सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको दबा देना, उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, बाय।